अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असलम खान है और मैं आपके केमिस्ट्री का टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 9 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, लेक्चर 01 और लेक्चर 02। लेक्चर 01 में हम सिग्मा बॉन्ड और लेक्चर 02 में हम पाई बॉन्ड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इससे पहले आपको बता दो कि मे भी कि हम ये चैप्टर यहाँ पे स्टॉप कर दें, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बार बार डिमांड करते हैं कि सर क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन को शुरू करते हैं और वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें भेज रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर सोर्सेज। तो मेरा ये कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स जिनको जो टॉपिक्स चाहिए मैं पहले उन पे लेक्चर कर दूं, क्योंकि अभी मेरे पास ऑनलाइन इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करूंगा जो अभी मेरे पास, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह जो अभी ऑनलाइन मेरे जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए फ़िलहाल मैं सॉरी करता हूँ और इंशाल्लाह ये लेक्चर भी हम दोबारा शुरू करेंगे, यानी ये टॉपिक, ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का, और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। सेकंड ईयर का एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम हमारे जो डेज़ है वो काफ़ी कम रह चुके हैं। एमडीकेट का जो टेस्ट है सितंबर 5 को वो टेस्ट होने वाला है। अभी तकरीबन 10 या 9 दिन बाकी है, तो इनमें हम वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनके बारे में हम इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अगर आपको भी वो देखने हैं तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, आप भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 किसका, CH4 का। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन की अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2। मतलब यह है कि इसके पास एक है लास्ट शेल में 2s2 और एक है लास्ट शेल में 2p2। पी में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। हम इसको एक्साइटेड बनाएंगे, यानी 2s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट करेंगे 2p में, तो इसी तरह हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। क्लियर है। अब आपको पता है कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है CH4 का वो कुछ इस तरह होता है। CH4 का ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास ये है एक 2s और ये सारे क्या है, ये 2s का ऑर्बिटल है और ये सारे किसके हैं, 2p के। तो हर एक कार्बन के हर हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का, हमारे पास हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s1, यानी इसी तरह एक एक s ऑर्बिटल। तो इसके साथ भी हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसी तरह हर एक कार्बन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैप करता है। तो सर देख ले, ये वाला ओवरलैपिंग है बिटवीन 2s एंड 1s के बीच, यानी कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s। दिस वन इज ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन के 2p और हाइड्रोजन का 1s। दिस वन इज बिटवीन कार्बन का 2p एंड हाइड्रोजन का 1s एंड दिस वन इज बिटवीन कार्बन का 2p एंड हाइड्रोजन का 1s। क्लियर है। अब अगर हम देख ले तो यहां पर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी इन 3 बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये है ओवरलैपिंग बिटवीन 2s एंड 1s और ये 3 जो बॉन्ड्स बन चुके हैं दिस आर ओवरलैपिंग बिटवीन 2p एंड 1s 2p एंड 1s 2p एंड 1s, यानी इन 3 बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए और इस एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। बाहर जरा शोर हो रहा है, मैं शोर को थोड़ा साइलेंट कर दूं।
इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2 BF3 की अगर हम बात करें BF3, तो यहाँ पर हमारे पास जो बोरान है, बोरान के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। मैं डायरेक्ट इसका एक्साइटेड स्टेट बना लेता हूं, तो इसके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी पहले 1 था, लेकिन अब इसका एक्साइटेशन हो चुका है, तो अब इनके पास 2 हो गए। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो ये 2s का ऑर्बिटल्स है और ये तीनों 2p के ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2 2s2 एंड 2p5। अब हमारे पास अगर हम देख ले तो फ्लोरीन के 2p में सिर्फ एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होता है, जो कि ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है। तो अगर हम देख ले तो यहाँ पर इसके साथ एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। इसके साथ दूसरे फ्लोरीन का ओवरलैप करेगा और इसके साथ तीसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यानी ये भी फ्लोरीन का 2p है, ये भी फ्लोरीन का 2p है और ये भी एक तीसरे फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल्स है, जो कि बोरान के साथ ओवरलैपिंग में शामिल हो रहे हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दे BF3 का, तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो अब आप बता सकते हैं हमें कि ये वाला बॉन्ड जो है, एक इनमें से कोई एक भी आप ले सकते हैं। मैं ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला लेता हूँ। तो ये है बिटवीन बोरान का 2s और फ्लोरीन का 2p के बीच। दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन बोरान का 2p and फ्लोरीन का भी 2p, and this bond is present between बोरान का 2p and फ्लोरीन का भी 2p। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी यानी 2s2p इन दो बॉन्ड की प्रॉपर्टी से क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। मतलब इस दो बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए और इस एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसी तरह हम और भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं। फिलहाल हम ये दो एग्जांपल्स लेते हैं, BF3 और CH4। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि CH4 में जितने भी बॉन्ड्स है, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इसी तरह BF3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इन सब की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ है। तो ऐसा क्यों है? इस का आंसर देने में हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो फेल हो रही है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पढ़ा है। और इसका आंसर देने के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ होती है। क्लियर है? सो व्हाई हाइब्रिडाइजेशन कम्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों हमारे पास CH4 में जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, और BF3 में जो 3 बॉन्ड्स है इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिकल है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों करती है? क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये नहीं समझा रही कि अगर इनकी ओवरलैपिंग डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है, इन सब बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी सेम क्यों है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? व्हाट इज द सेइंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? वो ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different size, shape and of same or nearly same energy. Atomic orbitals of different size, shape and of same or nearly same energy mixed together. वो क्या हो जाते हैं? mixed together and give us new orbitals of same size, shape and energy.
हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि हमारे पास दो एटम्स जो आपस में क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके या जो सेंटर एटम होता है, यानी यहाँ पर CH4 में कार्बन है, BF3 में B है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे कि इनका 2s है, 2p है, p में हमारे पास px आता है, py आता है, pz आता है, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, इनकी साइज और शेप और डिफरेंट होते हैं, इनके एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब ये मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इनकी एनर्जी, साइज, शेप ये क्या हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं, और हमें नए ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जिनकी साइज, शेप और एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं 1s की, जैसे कि हाँ बिल्कुल 1s, ये हमारे पास s का ऑर्बिटल है, और इसके साथ मिक्स कर दो p के ऑर्बिटल को, ये एक p का ऑर्बिटल है, तो आप देख ले ये एक p का ऑर्बिटल है और ये एक s का ऑर्बिटल है, इन दोनों की साइज और शेप क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और इनकी एनर्जी भी सेम तो है लेकिन नियरली सेम है। अगर मैं कह दूं कि ये 2s है, यानी सेकंड शेल का s ऑर्बिटल, एंड दिस इज 2p एंड सेकंड शेल का p ऑर्बिटल, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम तो नहीं होगी लेकिन नियरली सेम होगी, क्योंकि सेकंड शेल की ही ऑर्बिटल्स है। तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमें नए ऑर्बिटल्स देंगे, नए ऑर्बिटल्स, दो नए ऑर्बिटल्स देंगे, क्योंकि मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं वो भी दो है, तो जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें वो भी दो मिलेंगे। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की अगर आप लोग देखें, साइज भी और शेप भी दोनों की क्या है, सेम है, और इनके एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये बन जाते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ये मिक्स टुगेदर को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब जरा देख ले इनका नाम क्या होगा, हर एक ऑर्बिटल्स का, इसका भी नाम होगा sp और इसका भी नाम होगा sp, क्योंकि इसमें हर एक ऑर्बिटल में एक है s और एक है p, इसमें भी एक है s और एक है p, यानी इसमें भी 50% s है और 50% p है, इसमें भी 50% s और 50% p है। तो इसी तरह हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड एनर्जी मिक्स करते हैं और हमें नए ऑर्बिटल्स देते हैं ऑफ सेम साइज, शेप एंड एनर्जी। अब यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन में हमारे पास एक है s का ऑर्बिटल्स और तीन है p के ऑर्बिटल्स। एक है s का ऑर्बिटल्स जो कि 2s का है, और तीन है p के ऑर्बिटल्स जो कि 2p के है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक s का ऑर्बिटल लेता हूँ और तीन p के ऑर्बिटल्स लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि तीन, एक दो तीन p का ऑर्बिटल्स हो गया और एक s का ऑर्बिटल्स हो गया। अभी मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो s है ये सेकंड शेल का s है, और ये जो p है ये सेकंड शेल की p है। मैं वो नहीं लिख रहा कि ये 1s जो है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है, और ये 3p जो है इसका मतलब ये है कि ये थर्ड शेल का p ऑर्बिटल्स है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर s की तादाद 1 हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ एक ही s है, और p के कितने ऑर्बिटल्स है, 3। तो ये क्या हो जाते हैं, मिक्स टुगेदर हो जाते हैं, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हमें चार नए ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। एक ये वाला, चार नए ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड एनर्जी, और हर एक का नाम क्यों क्या होगा, sp3, क्योंकि अब इनमें से हर एक ऑर्बिटल्स में से 25% s है और 75% p है, यानी 1/4 तो हमारे पास s है और 3/4 हमारे पास क्या है, p है। इसी तरह इसका भी नाम क्या होगा, sp3, इसका भी नाम क्या होगा, sp3, और इसका भी नाम क्या होगा, sp3। क्लियर है? और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर s में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और p में भी हर एक p में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, उनमें से हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? अब अगर मैं आपको कार्बन का स्ट्रक्चर दिखा दूं, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके पास आ गए। एक एक कार्बन के पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए।
और इनके साथ ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल्स होता है, 1s। तो यहां से एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स यानी s इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इसी तरह इसके साथ दूसरे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, और इसके साथ तीसरे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, और इसके साथ चौथे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की sp3 का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s का है। तो यहां पर अगर मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना दो कार्बन का सिंपल यानी बॉन्डेड फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से हर एक बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन sp3 एंड 1s। दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी ये वाला बॉन्ड भी sp3 और 1s के बीच है, ये वाला भी sp3 और 1s के बीच है, ये वाला भी sp3 और 1s के बीच है, और ये वाला भी। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, चूंकि ये ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो कार्बन की तरफ से हर बॉन्ड में sp3 है और हाइड्रोजन की तरफ से हर बॉन्ड में 1s है। तो हम कह सकते हैं कि अब जितनी भी बॉन्ड्स है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ वो क्या है, आइडेंटिकल है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड वो क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि ये वाला भी sp3 1s है, ये वाला भी sp3 1s है, ये वाला भी sp3 1s है, ये वाला भी sp3 1s है। So this is the answer which our hybridization theory gives us, जिसमें हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो रही है, फेल हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको लिख दो हमारे हाइब्रिडाइजेशन, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड था हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्यों डेवलप हो गई इसका आंसर था, यानी रीजन फॉर द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये तो हम वो समझा चुके आपको। अब हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की पोस्टुलेट्स क्या है। तो पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट्स तो यही है जो हम लिख चुके हैं, दिस। अब हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं जरा चेक कर लूं स्क्रीन में, बिल्कुल साफ आ रहा है। तो वो कहता है कि पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी मिक्स टुगेदर एंड गिव्स अस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड एनर्जी। यहाँ पर एक बात हो रही है सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, जैसे कि हमारे पास px है, py है और pz है, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स टुगेदर हो जाएंगे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है। और अगर मैं बात करूं 2s और 2p के किसी एक ऑर्बिटल्स के बारे में, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती, और इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड ऑफ सेम आर नियरली सेम। अब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें नए ऑर्बिटल्स देते हैं जो इनकी एनर्जी साइज शेप बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है वो क्या है कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड and also empty filled orbitals can take part in hybridization। चाहे आपके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हो जैसे कि ये है हमारे पास, चाहे आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जैसे कि ये हमारे पास, चाहे आपके पास एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल्स हो जैसे कि ये हमारे पास हो, सारे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कौन कहता है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहती है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, जबकि हमारे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहती है कि नो,
empty field, half field, and full field. All the orbitals, all the types of orbitals can take part in hybridization. और यहाँ से फिर हमें satisfaction मिलती है किसके बीच, जो हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां पर इस तरह के ऑर्बिटल से बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हम NH3 और H+ की बात करते हैं तो H+ में होता है एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल्स और NH3 में होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। दूसरा पोस्टुलेट से यहां पर लिख लेता हूं। दूसरा पोस्टुलेट वो क्या, सॉरी तीसरा, के दी number of hybrid orbitals is equal to the number of mixing orbitals। के हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद उतनी होगी जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक S और एक P मिक्स हो रहे हैं तो हमें जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो 2 मिलेंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp। इसी तरह एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 2 p के और एक s का। तो हमें जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो 3 मिलेंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp2। इसी तरह एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो हमें 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp3। क्लियर है। चौथा जो पॉइंट है, चौथा वो क्या कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ जस्ट फॉर सिग्मा बॉन्ड। ये किसके लिए है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए। हम सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट फॉर अ सिग्मा बॉन्ड and for a lone pair of electrons, it is not for pi bond। तो ये हो गए हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा वो क्या है कि the name of hybrid orbitals is according to their parent या मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे उनके नाम क्या है, उनके मुताबिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम भी हम लिखेंगे। यानी द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डन आफ्टर द इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स या आफ्टर देयर पेरेंट ऑर्बिटल्स। यहाँ पर इसके अगर हम एग्जांपल में आपको समझा सकूं तो ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक S है और यानी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हमें पता है, एक S और एक P, ये इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स है तो इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसका नाम क्या होगा, sp। यानी एक S और एक P। अब यहाँ पर देख ले, एक S और 2 P तो इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp2। यानी S एक और P के 2। यहां देख ले S और 3p तो इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3। इसी तरह S 3p प्लस d sp3d, S प्लस 3p प्लस 2d sp3d2। तो इसी तरह हमारे पास इनका नाम बन जाता है। छठा जो पोस्टुलेट है वो क्या है कि द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स completely change। वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक S ऑर्बिटल्स और एक P ऑर्बिटल्स, हम देख लेते हैं इनको। ये देख ले, एक S और एक P का ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और ये आपस में इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो इनसे जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है हमें, उनकी शेप इनसे बिल्कुल क्या होती है, कंप्लीटली चेंज होती है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि एक S और एक P, तो sp और sp। हम सर देख ले इनका शेप कैसा है और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनका शेप कैसा है। सो द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंप्लीटली चेंज फ्रॉम देयर पेरेंट या फ्रॉम देयर इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स।
और जो सातवां पोस्टुलेट्स है वो क्या है, मैं इसको अगर मिटा दूं, इस तरफ को मिटाते हैं। अब जरा देख ले, चलो इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं। ये छठा पोस्टुलेट से आप लोगों ने नोट किया होगा। सेवन पोस्टुलेट जो है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का, वो क्या है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड in such a way that they face minimum repulsion, के जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन के साथ ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो ये ऐसे एयर में एक दूसरे को खुद को फिक्स कर जाते हैं, एक दूसरे से इस तरह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि इनके बीच रिपल्शन क्या हो जाए, कम से कम मिल जाए, क्योंकि फिर इनको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट they face some minimum repulsion in order to get more stability. और ये जो पॉइंट्स है, ये वाला पोस्टुलेट जो है, it becomes the reason for geometry of molecules, और ये पोस्टुलेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस मतलब हमारे पास अगर आप लोग देख ले तो जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी होती है, इट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है वो इस पोस्टुलेट से एक्सप्लेन करते हैं। यानी यहां से हमें फिर पता चल सकता है कि कौन, यानी ये वाला पोस्टुलेट फिर हमें ये समझाता है कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर क्यों होता है, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर क्यों होता है। यानी इस अचीव के पीछे जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का एक अचीव है कि इन्होंने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, इस अचीव के पीछे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट रिस्पांसिबल है, दिस पोस्टुलेट्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की कितने टाइप्स हो सकते हैं और इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। क्लियर है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और दो sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री वो क्या होती है, लीनियर होती है। यानी इसी तरह लेट सपोज हमारे पास सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम्स है, तो ये क्या है हमारे पास, ये लेट सपोज ए है और ये बी है और ये भी बी है। इनके बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं BeCl2। दूसरा जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। sp2 का मतलब ये है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है एक ऐसा और दो p के बीच, और हमें मिल जाते हैं तीनों नए ऑर्बिटल्स ऑफ sp2। इनमें जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री वो होती है ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इनकी। और ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री किस तरह होती है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंटर है
और ये इनकी सराउंडिंग एटम्स है। सराउंडिंग एटम्स, इनके बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री। और इसके लिए जो एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले सकते हैं BF3 को। BF3 इज द एग्जांपल जहां पर बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में हम सेंटर एटम के लिए करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमेना फॉर द सेंटर एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्लियर है। तीसरा जो एग्जांपल है, तीसरा वो क्या हो सकता है, sp3। sp3 और sp3 में हमारे पास एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें 4 नए ऑर्बिटल्स देते हैं, जो कि हर एक का नाम क्या होता है, sp3। इनके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल किस तरह होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो ये इनके सराउंडिंग एटम का क्या होता है, तरतीब हो जाता है। ये क्या है, इनके सराउंडिंग एटम का तरतीब है। और इसी तरह हर एक एटम के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री एंगल। इसका जो एग्जांपल है वो हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल इसके लिए CH4 हम ले सकते हैं। और चौथा जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो क्या है, sp3d। इसका मतलब ये है कि इनमें एक s, इनमें होता है हमारे पास एक s, 3 p के ऑर्बिटल्स और एक d का ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाता है और हमें देते हैं 5 ऑर्बिटल्स किसके, sp3d के। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किस तरह, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ सेंटर एटम हम लेते हैं और इसी तरह ट्राइगोनल बनाते हैं और ट्राइगोनल के ऊपर नीचे हम एक इस तरह का बाण ले लेते हैं। तो ये देख ले, ये होते हैं एक प्लेन में और ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी अब आप इसके ऊपर क्या बना सकते हैं, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऊपर एक और एक नीचे। तो बाइपिरामिडल है और वो कौन सा पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल, क्योंकि नीचे से हमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें दो किस्म के एंगल्स मिल रहे हैं। एक एंगल मिल रहा है इनके बीचों जो कि क्या है, 120 डिग्री है, और एक एंगल मिल रहा है, ये हमारे पास इस तरह होता है। ये देख ले, ये हो गया हमारे पास ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देख ले, आप लोग देख सकते हैं, मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर और इसके बिल्कुल इसी तरह एक्सिस में ये क्या है, एक लोग नीचे और एक लोग ऊपर। तो ये जो ऊपर वाले के साथ इसके साथ इसका भी 90 डिग्री एंगल है, इसका भी 90 डिग्री एंगल है, इसका भी 90 डिग्री एंगल है, और नीचे वाले के साथ भी इसका भी 90 डिग्री एंगल है, इसका भी 90 डिग्री एंगल है और इसका भी 90 डिग्री एंगल है। तो हमारे पास ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में टोटल 6 90 डिग्री एंगल्स मिल रहे हैं और 1 2 3 हमें 120 डिग्री वाले एंगल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, 120 डिग्री वाले एंगल, और 6 जो है वो हमारे पास मिलते हैं 90 डिग्री वाले एंगल, किसमें, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में। और यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल के बारे में बता दूं तो इसका एग्जांपल है PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पांचवा जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो क्या है, sp3d2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक होगा s का ऑर्बिटल, 3 होंगे p के ऑर्बिटल्स और 2 होंगे d के ऑर्बिटल्स। ये आपस में मिक्स करेंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और हमें मिल जाएंगे 1 + 3 4 + 2
छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp3d2। इनकी जो ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल किस तरह होती है ये देख लीजिए। हमारे पास सेंट्रल एटम है, इनका एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर और एक लोब इधर। ये स्क्वायर प्लेनर लोब्स बना लेते हैं, यानी ये सारे एक ही प्लेन में है, ये सारे एक ही प्लेन में है। और एक लोब प्लेन के बिल्कुल ऊपर और एक लोब प्लेन के बिल्कुल नीचे। तो ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। अब इसी तरह आप लोग क्या बनाए, चार लोब्स वाले मैं अगर बना सकूं तो आपको बना के दिखा दूं। ये हो गए हमारे चार लोब्स एक प्लेन में, और इन चार लोब्स के प्लेन के बिल्कुल बीच में एक लोब ऊपर ले लें और एक लोब नीचे ले लें। अब अगर आप लोग देख ले तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल में हमें हर लोब के बीच, यानी हर दो लोब के बीच 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। यहाँ पर भी इनके बीच, यानी इनके बीच और इनके बीच भी 90 डिग्री एंगल, इनके बीच और इनके बीच भी 90 डिग्री एंगल, इनके बीच और इनके बीच भी 90 डिग्री एंगल। और जो इनका ऊपर वाला लोब है इसके साथ भी हर एक लोब का 90 डिग्री एंगल है, और नीचे वाला जो लोब है इसके साथ भी हर एक लोब का 90 डिग्री एंगल है। यानी यहाँ पर सारे एंगल्स हमें आइडेंटिकल मिल रहे हैं। और टोटल कितने लोब्स होंगे, कितने एंगल्स होंगे, चार एंगल्स। तो ये है 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह हर एक लोब का ऊपर वाले के साथ भी होगा, तो चार ऊपर चार नीचे, तो टोटल हमारे पास 12 एंगल है और हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हो गई हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ, 5 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देख लेते हैं एक लास्ट टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का जो हमें पता है और आपको मैं समझाऊंगा वो क्या है। 6 टाइप sp3d3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक है s का ऑर्बिटल, एक तीन है p के ऑर्बिटल्स और तीन है d के ऑर्बिटल्स, और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, हमें देंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3d3। यहाँ इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। आप लोग ये नाम याद रखेंगे, स्ट्रक्चर याद करेंगे तो आपको नाम भी याद आ जाएगा। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी, मैं अगर बना सकूं तो ये इस तरह हो सकती है, 1 2 3 4 5। ये 5 लोब्स जो है ये एक प्लेन में हो गए, 5 लोब्स जो है ये एक प्लेन में है, और यानी ये इस तरह एक ही प्लेन में, ये 5 लोब जो है एक ही प्लेन में है। और इस प्लेन के बिल्कुल ऊपर एक लोब ले ले और एक लोब नीचे। तो ये हो गए हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि अब इसको भी इसी तरह मिला दे, हर एक लोब इसके साथ आप मिलाएंगे तो आपको एक पेंटागोनल पिरामिडल ऊपर की तरफ मिल जाएगा और एक पेंटागोनल पिरामिडल नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो आपको बाई पिरामिडल मिलेंगे लेकिन होंगे पेंटागोनल, यानी 5 कोने वाला पिरामिडल। अब अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर इस लोब के बीच और इस लोब के बीच, इसी तरह इस लोब के बीच ब्लैक लोब्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, हर एक दो ब्लैक लोब के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री एंगल। और हर एक ब्लैक लोब का ब्लू लोब के साथ जो एंगल होगा, यानी ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ, वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री एंगल। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब जरा देख ले, 5 लोब्स है और हर एक लोब का ऊपर वाले लोब के साथ एंगल होगा 90 डिग्री। तो टोटल हमें 5 90 डिग्री ऊपर मिलेंगे और 5 90 डिग्री नीचे की तरफ मिलेंगे। तो हमारे पास 10 एंगल्स है कितने, 90 डिग्री वाले, और 5 एंगल्स है कितने, 72 डिग्री वाले। तो इसी तरह हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 15 एंगल्स मिलते हैं, उनमें से 10 जो है वो 90 डिग्री वाले हैं और 5 जो है वो 72 डिग्री वाले एंगल्स हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल्स मैंने आई थिंक नहीं दिया है, इसका एग्जांपल जो है
वो है SF6, ये आप देख सकते हैं SF6। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, IF7, यानी हेप्टाफ्लोरो आयोडीन जो है ये इसका एग्जाम्पल है। आई थिंक इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ तो बचा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें कोई मॉलिक्यूल्स दे दे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4, find the hybridization of a carbon in a CO3 2 negative, find the hybridization of a nitrogen in NO3 negative, find the hybridization of a xenon in a xenon हेक्सा टेट्राफ्लोराइड। तो ये आप किस तरह करेंगे, तो इसके लिए हम एक नया लेक्चर देंगे आपको, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, और इसके लिए हम दो फार्मूले पढ़ेंगे। तो ये होगा हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 में, यानी ये है हमारे लेक्चर 03 का पार्ट 1, और इसके पार्ट 2 में हम मालूम करेंगे कि किस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना ही काफी है पार्ट 1 में। तो मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।